नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हम सबका जीवन कई पहलुओं के बीच सिमटा हुआ है। एक पहलू वो जिसमें हमारे सगे संबंधी, परिवार के सदस्य, मित्र इत्यादि, और दूसरा पहलू है हमारा जहाँ पर हम अपना कार्य करते हैं, कामकाज करते हैं। इन सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है घर। वो जगह जहाँ पर हम अपने प्रियजनों के साथ रहते हैं, घर के सदस्यों के साथ रहते हैं। घर का चुनाव किस तरह से करना चाहिए, आज हम वास्तु लिविंग में अपनी फंक्शुई और वास्तु एक्सपर्ट पल्लवी छिलावड़ा जी से घर के बारे में बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे कि घर खरीदते समय या फिर आप जिस घर में रहते हैं उसके एक्सटर्नल लैंड और बैक लॉन, इन तमाम चीज़ों पर क्या क्या चीज़ों को हमें गौर करना चाहिए जिससे हमें घर में सुख समृद्धि हो और घर में एक खुशहाली का माहौल बना रहे। लेकिन इन सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिलावड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बस ईस्ट कोस्ट में फरवरी के महीने में यूँ कहूँ कि इस तरह का मौसम हो, ये बहुत कम होता है कि खूबसूरत धूप खिली हुई हो। और शायद आपको ठंड लग रही है क्योंकि आप फ्लोरिडा वासी हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस मौसम में, साथ में तेज हवा है जी। बहरहाल आज का जो हमारा विषय है बहुत ही दिलचस्प विषय है। घर के बारे में, रेजिडेंशियल एरिया में है। आसपास का माहौल देख करके हमारे दर्शक अनुमान लगा पा रहे होंगे कि हम एक रेजिडेंशियल एरिया में हैं और इस घर के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। इसके एक्सटर्नल लैंड के बारे में, पीछे बैकलॉन है उसके बारे में, और घर के अंदर का भी जिस तरह का वातावरण है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, जब आप इस रेजिडेंशियल एरिया को देखते हैं और ख़ास तौर पे इस घर को देखते हैं तो क्या जहन में आता है? जनरली घर खरीदना एक बहुत सुलझा हुआ डिसीजन है जिसके अंदर एक वास्तु कंसल्टेंट किसी के किराए के घर को या उसके अपने परचेस किए हुए मकान को देखने से पहले शुरुआत हमेशा बाहर की जगह से करता है जी। हम कोई भी घर चेक करते हैं तो उससे पहले घर के 5 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है एक कंसल्टेंट के लिए, जिससे वो अपने डिसीजन ले पाता है कि ये घर इस रहने वाले क्लाइंट के लिए किस तरह का रहेगा, उसको हेल्थ इश्यूज़ में फ़ायदा करेगा या नुकसान कर सकता है, या ये घर हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन फाइनेंशियली चीज़ों में कई बार परेशानी कर सकता है कि नहीं। तो बहुत से अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हर प्रॉपर्टी के ऊपर वहाँ के सवाल अलग है और हर पर्सन और हर घर के अनुसार वहाँ के जवाब अलग अलग है। तो पहली शुरुआत जब एक कंसल्टेंट करता है तो वो एक्सटर्नल लैंड की सिचुएशन से करता है कि जो घर उनका खड़ा हुआ है जिस एंगल से, उसके घर के आसपास के नज़दीक के एरिया में किस तरह का माहौल बना हुआ है। काफ़ी अलग अलग तरह की सिचुएशन हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि स्लोप सिचुएशन, घर के सामने पेड़ पड़ता हो वगैरह वगैरह। अभी जिस प्रॉपर्टी पे आप खड़े हैं, आप सामने एक रास्ता देख रहे हैं कि एक रास्ता एक तरह के कर्व शेप के अंदर यहाँ से गुजर जा रहा है। बिल्कुल। और अभी जिस एंगल से हम लोग खड़े हैं तो ये मकान एक स्लोप के ऊपर खड़ा है, बट ये ऊंचाई पे है, ये हाइट पे है। सो रोड लेवल से ये घर की ऊंचाई काफ़ी अच्छी है। इसको वास्तु कंसल्टेंट की दृष्टि से एक पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं कि रोड से आदमी का घर ऊंचा उठा हुआ है। साथ में जिस तरह से आप स्लोप को देखते हैं तो स्लोप के कॉर्नर के बाद ये सबसे पहला घर यहाँ से शुरू होता है जी। इसको हम एक्सटर्नल लैंड का फॉल्ट मानते हैं। इस तरह की सिचुएशन में रहने वाले इंसान की मकान के अंदर सिचुएशन एक जैसी नहीं बन पाती है और ये ऊंच नीच की सिचुएशन उसको कुछ मंथ में देखने को मिलती है। कई बार अगर आप इस मकान के 4 साल की बैलेंस शीट बनाते हो कि ये घर उनको कितने % सूट हुआ, तो 4-6 महीने इस परिवार के बहुत अच्छे जाते हैं। 3-4 महीने में कुछ इस तरह के स्ट्रेस उनके पास से गुजर जाता है कि जिन्हें उन्हें कोई तरह की मेंटली टेंशन रहती है। वापस 6 महीने के बाद कुछ मंथ बहुत अच्छे जाते हैं। तो आदमी पूरे साल के अनुसार इम्बैलेंस होता रहता है कि मकान के अंदर कुछ सिचुएशन कुछ मंथ वाइज अच्छी और कुछ मंथ वाइज बुरी। तो ज़्यादातर एक्सटर्नल लैंड की सिचुएशन में इस तरह के कॉर्नर के अगर आपके घर बने हुए हो तो उसके लिए सबसे आसान चीज़ है एक्सटर्नल लैंड। ऐसी सिचुएशन में आप अच्छी सी फैंस कर सकते हो घर के और रास्ते के बीच में एक पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, या फिर आप कुछ वहाँ पे बड़े हैवी ट्रीज़ या आप बड़े हैवी पेड़ डाल के आप उसकी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, ताकि
आने वाले जितने भी व्हीकल्स या जो भी फोर्सेस और जो भी चीज़ें जाती है वो बार बार बिल्डिंग के साथ टकरा के उस जगह की एनर्जी को इम्बैलेंस ना करें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ जा रही है जी। ज़्यादातर रोड लेवल के आसपास की प्रॉपर्टी, टी जंक्शन, इंटरसेक्शन, वाई जंक्शन, कर्व के ऊपर, उस सब चीज़ का महत्व यही होता है कि रास्ते से बिल्कुल करीब घर, तो जहाँ पे फोर्स सीधा अगर मकान की दीवारों के साथ टकराता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर घर के ओनर को बार बार किसी भी वजह से इम्बैलेंस कर देता है और उसको कई बार कुछ मंथ अच्छे कुछ मंथ बुरे, तो घर एक वर्टिकल ग्रोथ उसको नहीं दे पाता है। जी। इस रेजिडेंशियल एरिया को अगर आप दर्शकों गौर से देखें तो पल्लवी जी, इसमें एक बात और जो सामने नज़र आती है वो ये है कि काफ़ी घर जो है रैंच स्टाइल में बने हुए हैं। जी। कुछ ओरिजिनली रैंच स्टाइल में थे लेकिन उसके बाद वो डबल फ्लोर, 2 फ्लोर बन गए हैं। एक उसमें फर्स्ट फ्लोर है और फिर सेकंड फ्लोर है और उसी के बीच में बेसमेंट भी है। अगर इस घर की हम बात करें, इस घर के अंदर जॉइंट फैमिली रहती है, 2 परिवार एक साथ रहते हैं और जिस तरह से इस घर का एक्सटर्नल लुक है जी। और ये जो कॉर्नर घर होने की वजह से लैंड की अगर हम बात करें, वास्तु क्या कहता है कि घर में खुशहाली वाला माहौल है या नहीं? जैसे आपने कहा कि कुछ महीने बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ महीने तनावपूर्ण या चुनौतीपूर्ण जाते हैं, चैलेंजेस से भरे होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, नटशल में बात करूं, तो क्या लगता है? फिलहाल हम घर के बाहर से जनरल इस प्रॉपर्टी को वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से किस नज़र से देखा जाता है, वो एक्सटर्नल लैंड की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जो कि हर क्लाइंट के लिए बराबर की होती है। जी। उनको कितना % इन सब सिचुएशन से नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वहाँ पे उनका पर्सनल वास्तु इफेक्ट करता है। जी। लेकिन कुछ बातें जैसे बोलते हैं कि थंब रूल है, यूनिवर्सल लॉ है कि चाहे जिसमें किसी का भी घर बना हुआ हो, लेकिन उन्हें इस तरह की सिचुएशन के नुकसान होते ही होते हैं। जी। परसेंटेज कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत कुछ तकलीफ़ उन्हें भुगतनी पड़ती है। तो अभी हम जो बाहर बात कर रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन हर एक के लिए गलत है और ऐसी सिचुएशन के बहुत आसान तरीके के वास्तु के सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं कि आप फैंस और उन सब चीज़ों से कर सकते हो। बट जब हम घर के अंदर जाएंगे तो बाकी के घर की चीज़ें जैसे कि किचन पोजीशन, लिविंग रूम पोजीशन और घर का मुख्य द्वार, वो हम ये देखेंगे कि जो 2 परिवार उस मकान में रहते हैं उसमें से उनके बड़े ब्रदर और छोटे ब्रदर, जो कि घर के मेन ब्रेड विनर है, तो उनके हिसाब से मकान की सिचुएशन, डोर और ये बाहर की सिचुएशन उनको उस अपनी लाइफ के अंदर प्लस माइनस कितने % कर सकते हैं, वो उनके पर्सनल वास्तु के हिसाब से हम चेक करेंगे। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से, जैसा कि उन्होंने कहा कि इस घर के मुख्य द्वार के बारे में बातचीत करेंगे। कॉर्नर का घर है तो एक कॉर्नर से, एक उस डायमेंशन से घर क्या कुछ वास्तु अनुसार उसमें क्या कुछ पॉजिटिव है, क्या कुछ नेगेटिव है, उस पर बातचीत होगी। घर के बैकलॉन के बारे में बातचीत होगी। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया और हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंग शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिल्लावाड़ा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु लिविंग। दर्शकों, आज हम एक रेजिडेंशियल विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस घर के वास्तु, एक्सटर्नल लैंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। घर के भीतर भी जाएंगे और इसके बैकलॉन में भी जाएंगे। पल्लवी जी, इस घर के हम मेन डोर के पास खड़े हैं। कंपस क्या कहती है कि घर के सदस्य अनुसार मेन डोर की एंट्रेंस किस तरह से है, वास्तु अनुसार सही जगह पर है, नहीं है, क्या है? ये घर का जो मुख्य द्वार है, ये प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग है। सामने वेस्ट पड़ता है, मेरे राइट हैंड साइड में ईस्ट है, फ्रंट में नॉर्थ है और बैक में साउथ है जी। उसके अनुसार घर का जो मुख्य द्वार है वो वेस्ट में पड़ता है और घर का जो मेन गैरेज डोर है वो पूरा कम्प्लीटली दोनों दरवाजे इनके साउथ वेस्ट में पड़ते हैं जी। इस तरह की सिचुएशन का ये घर बना हुआ है। आप सामने बाहर कार देख रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें ये पता है कि उनके घर के गैरेज का डोर साउथ वेस्ट में बना हुआ है। इस सिचुएशन के अंदर काफ़ी लोगों के लिए सबसे आसान सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप गैरेज का इस्तेमाल घर के अंदर से एज अ स्टोरेज करें और आप अपनी कार को बाहर पार्क करें, ताकि साउथ वेस्ट से आने वाली जियोपैथिक एनर्जी करके जो सबसे हैवी एनर्जी है वो जैसे ही घर में फैलती है तो घर के अंदर एक लेज़ीपन आ जाता है, एक भारीपन आ जाता है। उसको अगर आप रोकना चाहते हो
तो आप उस दरवाजे का यूज़ ना करें और जो अच्छा वाला डोर है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि घर के बाहर कुछ पेड़ पौधों को रखा गया है खूबसूरती के लिए, और इन्हीं के बीच में एक ये जो मैं प्लांट देख रहा हूँ, विंटर्स की वजह से मेरे ख्याल से कुछ उसके लीव्स जो हैं वो सूख गए हैं, लेकिन ये जो प्लांट है इसमें थॉर्न्स काफ़ी हैं, कांटे काफ़ी हैं। क्या इस तरह का प्लांट जो है घर के बाहर होना चाहिए क्या? किसी भी सीज़न के अंदर अगर आप कांटे वाला पेड़ डालते हो तो फूल या लीफ कहीं पे भी चले जाए, लेकिन कांटे कभी वहाँ से निकलते नहीं है। जिस तरह से एक रिश्तों के अंदर गहरी दरार पड़ जाती है तो उसके बाद वो कभी भी निकलती नहीं, या बहुत मुश्किल है कि उसको निकलने के कई बार रिश्ते टूट जाते हैं बट ऐसी दरार नहीं निकलती। इसी तरीके से कांटे वाली ऐसी चीज़ें घर के मुख्य द्वार के पास आते ही अगर आप लॉजिकली इस बात को देखेंगे कि जैसे आप घर के अंदर एंटर कर रहे हो खुशी से और सामने ही आपको कांटे इस तरह से मिल जाते हैं तो एक नेगेटिव फीलिंग्स घर के बाहर से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वास्तु वाले हमेशा कहते हैं कि जिसको आप काटो और उसमें से सफ़ेद रंग का मिल्क निकले। इस तरह के काफ़ी कांटे वाली चीज़ें, कैक्टस, बोनसाई, ऐसी चीज़ें वास्तु के अनुसार घर के अंदर इस तरह के नेचुरल प्लांट कभी भी नहीं डालो। कुछ ऐसी चीज़ें डालो कि जिसके अंदर घर के अंदर जाते ही आपको एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग हो, और अगर लैंडस्केपिंग हो तो राइट वे से हो जिससे आपको उसका फ़ायदा मिल सके। बट कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अच्छी दशा के घर भी आपको नुकसान करते हैं। तो ये सब चीज़ों की इफ़ेक्ट आपकी लाइफ के अंदर 5% रहती है, बट ज़रूर रहती है। तो इसीलिए नेगेटिविटी एंट्रेंस के पास से शुरू नहीं होनी चाहिए, ये गलत व्यवस्था है। ये गलत व्यवस्था है। इस तरह का जो पेड़, जिस तरह से पल्लवी जी ने कहा, वो अवॉइड करना चाहिए या शायद होना ही नहीं चाहिए आपके मेन डोर के पास, ख़ास तौर पे फिर वो चाहे किसी भी दिशा का बना, कमल का फूल भी क्यों ना हो। जी। अब हम आ पहुँचे हैं इस घर के कॉर्नर, एक जो घर का जो कोने का घर है ये, और इस घर के कॉर्नर पर आ चुके हैं, कॉर्नर लोकेशन पर आ चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक लॉन के लिए एक फेंसिंग की गई है। पल्लवी जी, फेंसिंग भी जो होती है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ लोग वुडन फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्लास्टिक फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग आयरन लोहे की फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, और शेप्स भी अलग अलग तरह की हैं। तो इस घर की फेंसिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज ये अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने रास्ते के बारे में सिचुएशन को बताया था कि रेमेडी तौर करने के लिए इस तरह के आप फेंस कर सकते हो, यही बात यहाँ पे आप फिज़िकली देख रहे हैं कि इन्होंने एक तरह की फेंस डिज़ाइन की है। जैसे अभी अभी हमने बताया था कि ये जो फेंस वाला हिस्सा है ये इस मकान का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, क्योंकि नॉर्थ सामने पड़ रहा है। तो उसके हिसाब से आप ध्यान देंगे तो फेंसिंग की सिचुएशन इतनी छोटी सी है और मकान की हाइट काफ़ी बड़ी हुई है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के शेप को उन्होंने एक लंबा करके उसको एक्सटेंड किया है, और ये पॉजिटिव निशानी है। इस तरह की फेंस को बनाने से कई बार आप अपने घर के शेप को बदल सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका है कि फेंस के थ्रू आप अपने मकान के टेढ़े मेढ़े शेप को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और अगर फेंस के शेप के बारे में बात की जाए तो साउथ वेस्ट वगैरह सिचुएशन की या वेस्ट सिचुएशन की या साउथ सिचुएशन की फेंस हो तो उनकी हाइट काफ़ी लंबी और बड़ी होती है, जो 6 फीट से ज़्यादा ऊंची होती है। उसके अलावा इस तरह से नॉर्थ या इस तरह की सिचुएशन में फेंस बनी हुई हो तो कई बार आप 3 फीट से लेकर 4 फीट तक की फेंस बना सकते हो। 6 फीट की फेंस नॉर्थ ईस्ट में तभी आप बना सकते हो जब आपके पास वेस्ट या साउथ की हाइट जो है वो 6 फीट से भी ज़्यादा बड़ी हो। सो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट जैसी सिचुएशन की फेंस हमेशा पूरे मकान की हर बाउंड्री की कंपैरिजन करने जाएंगे तो छोटी होनी चाहिए। क्या मटेरियल भी मायने रखता है कि किस तरह का मटेरियल होना चाहिए फेंसिंग के लिए? जी डेफिनेटली मायने रखता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में फेंस बनाते हो तो ज़्यादातर वुड की चूज़ कर सकते हो, लैंडस्केपिंग की चूज़ कर सकते हो, और कई बार आप कुछ खास तरह का मटेरियल जैसे आप थ्रेड या कुछ इस तरह की फेंस, कैलिफोर्निया वगैरह में आप देखेंगे तो एक प्लास्टिक की तरह फाइबर बॉडी की फेंस होती है, वो भी आप बना सकते हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में हम आज इस रेजिडेंशियल एरिया में हैं और इस घर के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो कॉर्नर लोकेटेड हाउस है, जो एक कॉर्नर की पोजीशन पर है। इस घर के एक्सटर्नल लैंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं और हम साथ ही साथ जो है उनके बैकलॉन में भी जाएंगे और वहाँ पर कुछ बहुत ही ऐसे पहलू हैं उस बैकलॉन में बातचीत करने के जिससे इस बात का पल्लवी जी और मुझे, हम दोनों को भरोसा है कि आप जुड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बहुत से लोगों के साथ होती है और वो परिस्थिति क्या है
वो हम आपके साथ बातचीत करेंगे उस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, पल्लवी जी के साथ हम ब्रेक के बाद आते ही सबसे पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर बैकलॉन के बारे में बातचीत होगी। आप जाइएगा नहीं और देखते रहिए वास्तु लिविंग। नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिलावड़ा जी से एक रेजिडेंशियल लोकेलिटी में पहुंचकर इस घर के वास्तु के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने अब से पहली ब्रेक से पहले हमने उनसे इस घर के एक्सटर्नल लैंड के बारे में बातचीत करी थी और अब हम आ पहुंचे हैं इस घर के बैकयार्ड में, बैकलॉन में, जहाँ पर मेरे पीछे आपने देखा कि एक बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिकल जो है हाइपर टेंशन का एक पोल है। इस पर हम बातचीत करेंगे हम पल्लवी जी से, लेकिन सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक क्या है। जैसे इस तरह की सिचुएशन के रेंच हाउस हो या इस तरह के घर बने हुए हो जो कि कॉर्नर्स के लॉट्स बनते हों, तो ऐसे घरों के अंदर कई बार वास्तु के अनुसार, जैसे हमने गुड लक बुद्धा के बारे में बात किया था कि वेल्थ वाला बुद्धा, तो ऐसे मुख्य द्वार पे ज़रूर लगाने चाहिए जिसकी हाइट कम से कम 2.5 फीट से ज़्यादा होती है या फिर 1.5 से 2 फीट के अंदर वो खड़ी हुई पोजीशन में होना चाहिए। और वेल्थ के लिए उसके पास गुड लक, इन गॉड, फिर उनके पास हाथ में कुछ सिचुएशन होती है, ड्रैगन स्टिक, मनी बैग, ऐसे वाले बुद्धा ऐसे घरों के लिए लाभ करते हैं। और एक ख़ास तरह की प्रोडक्ट्स आती है जिसको वुलू बोलते हैं, तो ऐसे घरों के अंदर वो दोनों का इस्तेमाल करने से घर के रहने वाले लोगों को रेंच हाउस और कॉर्नर हाउस से होने वाले एनर्जी फोर्स की जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होती है वो कुछ हद तक उसको लंबे अरसे तक थोड़ा अच्छा फ़ायदा करता है। तो रेमेडी के तौर पे या ज़रूरत के तौर पे दोनों जगह पे ऐसे घरों में ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। जी पल्लवी जी, जो जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम की तीसरे पहर को अभी शुरुआत में ओपन करते हुए कहा कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पैनल हमारे पीछे है, इलेक्ट्रिकल पोल जिसको मैं कहूँगा, जिससे हाइपर टेंशन की बात आपने कही, बहुत सारी केबल्स जो हैं यहाँ से रन कर रही हैं घर के एकदम पीछे, यूँ कहूँ कि बैकयार्ड के एकदम ऊपर से ही जा रहा है ये सब कुछ, क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से। घर के बहुत ही करीब वाले हिस्से के अंदर एक से ज़्यादा बहुत बड़ा हाई टेंशन होना, वो इस बात का नुकसान उस ओनर को करता है कि इलेक्ट्रिसिटी इन तारों के थ्रू इसके आसपास पूरे लोकेशन की, पूरे यहाँ के एरिया की बहुत तेज़ी से घूमती रहती है। और उसका डिस्टेंस अगर आपके घर के बहुत ज़्यादा करीब में हो या ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ना हो, तो इस तरह की चीज़ों से बहुत गहरा वास्तुदोष क्रिएट होता है। अभी हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं ये इस मकान का फॉर्चुनेटली ईस्ट वाला हिस्सा है और जो हाई टेंशन को हम जाता हुआ देख रहे हैं वो साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ये पूरा हाई टेंशन जाता है। एक सबसे अच्छी बात इस मकान की ये है कि ये जो तार जा रहे हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन कई बार मैंने अपनी कंसल्टेंसी में ये देखा हुआ है कि ये इस तरह से क्रॉस जाता हो और उसके अंदर बीच में घर आ जाता हो जी। तो अगर ये हाई टेंशन इस तरह से क्रॉस में जाता है तो उस मकान के अंदर एक बहुत ही बुरे सीरियस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से किसी न किसी की हमेशा डेथ होती हुई देखने को मिलती है। या उस परिवार के अंदर जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों की हेल्थ के अंदर मेजर बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीज़ आ जाता है और उन्हें हमेशा हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं जी। तो इस तरह से हाई टेंशन के एक या दूसरे तरह के कुछ न कुछ नुकसान होते हैं। फ़िलहाल इस मकान के अंदर हाई टेंशन की सिचुएशन बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस बहुत ही कम है। साउथ ईस्ट वाला जो हाई टेंशन है वो इस घर के ऑनर को फॉर्चुनेटली फ़ायदा करता है क्योंकि ये प्लस सिचुएशन है जी। लेकिन हाई टेंशन की सिचुएशन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि मकान की हाइट से भी वो बहुत नज़दीक में ज़्यादा तरह का फोर्स करता है। तो आम तौर पे वास्तु वाले ऐसे घरों को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं जी। आप इस तरह की मकान की सिचुएशन को चूज़ करो जिसमें आसपास की चीज़ें आपको वहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी रहने के लिए
सपोर्ट करे। ऐसी बड़ी चीज़ें जो कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर पानी क्रिएट करती हो, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर फायर क्रिएट करती हो, या आपके आसपास में बहुत करीब में ग्रेवयार्ड पड़ता हो जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव फोर्स, या जिसको हम अपनी लैंग्वेज में शाची एनर्जी बोलते हैं, इस तरह से काफ़ी गहरी शाची एनर्जी क्रिएट करती हो, ऐसी सिचुएशन के आसपास कोई ख़ास वजह ना हो तो घर तुरंत ही नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि और भी आम आदमी की ज़िंदगी में कई परेशानियां होती है, जितनी आप उसको अवॉइड कर सको उतनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती है जी। बहुत टाइम पे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कुछ मकान को बदलने के बाद इतनी हेल्थ समस्या हो जाती है, घर हमेशा स्ट्रेसफुल हो जाता है, आपसी रिलेशनशिप के अंदर इतना गहरा मतभेद हो जाता है। कई बार घर की अंदर की सिचुएशन आपको ज़रूर नुकसान करती है, लेकिन बाहर की सिचुएशन का भी उतना ही आपकी लाइफ में गहरा रोल होता है जितनी अंदर की सिचुएशन का है। तो जहाँ तक बाहर का नुकसान आप रोक सको, ऐसा घर अगर आप चूज़ करते हो तो उससे लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। जी, बहरहाल घर के अंदर जो है, दर्शकों मुझे मालूम है आप में से बहुत से दर्शक ये जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि घर के अंदर का वास्तु किस तरह का है, उस पर हम पल्लवी जी से अगले अंक में बातचीत करेंगे। लेकिन अगर हम इस अंक में, हमारा क्योंकि फोकस बना हुआ है एक्सटर्नल लैंड के बारे में, तो हमने फ्रंट लॉन के बारे में बात करी और बैकयार्ड के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, जाने या अनजाने अगर इस तरह का घर किसी ने ले लिया हो, या यूँ कहें कि ये तो एक इंडिपेंडेंट हाउस है, लेकिन अगर वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हो या टाउन हाउस हो और इस तरह के इलेक्ट्रिकल पैनल्स हों या इलेक्ट्रिकल पोल्स हों जहाँ पर हाइपरटेंशन बनी रहती हो, क्या अमूमन आपने देखा है कि कोई भी परिवार के मूव करने के कितने समय उपरांत नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? क्या वो साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, कितने समय बाद नेगेटिविटी देखने को मिलती है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इस तरह की सिचुएशन में जैसे अभी हम इस प्रॉपर्टी पे खड़े हैं और इतना कम डिस्टेंस पे ऐसी चीज़ें बनी हुई हो तो 2.5 ईयर्स के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ऐसे घर इनिशियली आपको इतने अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं कि आदमी को लगता है कि उसको एक के बाद एक करके अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और कुछ सर्टन टाइम के बाद वो उसको इतनी हद तक ब्लॉक कर देता है कि आदमी वहाँ से निकल नहीं पाता, और उसके बाद जिस तरह से वो जितने भी उसमें से निकलने की सिचुएशन के डिसीजन लेने की कोशिश करता है वो उसके अंदर ज़्यादा उसमें घिरा जाता है। फ़िलहाल इस मकान के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर इतने ज़्यादा हाई टेंशन है कि मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि घर के ऑनर को इस सिचुएशन में मेंटली स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता होगा, और कई बार वो जितना उसमें से निकलने की कोशिश करते होंगे उतनी ही चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा उलझते होंगे और उन्हें सॉलिड कॉन्क्रीट रास्ता कभी भी नहीं मिल सकता जी। ऐसे हाई टेंशन अगर प्रॉपर्टी के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आते हैं तो घर के ऑनर को बहुत गहरा फाइनेंशियली लॉस 101% करवाते हैं। ये मैंने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में देखा है। इसके वास्तु के अंदर रास्ते ज़रूर हैं। हाई टेंशन की वजह से आपको घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ सिचुएशन तो वास्तु कंसल्टेंट आपको ज़रूर बैलेंस कर सकता है। इसकी बहुत ही सॉलिड रेमेडी की जाती है और इसके लिए आपको बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी रेमेडी इस ढंग की होती है कि घर के ओनर को इतनी तेज़ रेमेडी से घर के अंदर कोई नुकसान ना हो, और जो नेगेटिव फोर्स मकान की दीवारों के ऊपर आता है बाहर के फोर्स से, वो बाहर से ही बाहर वापस किया जाए। तो ये बहुत ही सेंसिटिव रेमेडीज़ है, बट ये बहुत ही सक्सेसफुल फार्मूला है, कर सकते हो। बट ये सारी सिचुएशन अगर आपको घर खरीदने से पहले अपने घर के आसपास बाहर में कहीं पे भी इस तरह के हाई टेंशन या इस तरह के टी जंक्शन, और घर के सामने काफ़ी सुनसान जगह यानी कि आपके पास ग्रेवयार्ड या पेड़, ऐसे एक्सटर्नल लैंड के कोई भी फॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं, और अगर आपको राइट टाइम पे वहाँ पे ऑप्शन हो तो ऐसी सिचुएशन के घर आपको नहीं चूज़ करने चाहिए। वो एक या दूसरे तरीके नुकसान ज़रूर देता है। जी दर्शकों, इस बात का पूरा भरोसा है कि आप इस विषय से जुड़ पा रहे होंगे कि ऐसी परिस्थिति आप में से बहुत से लोगों के साथ होगी, भले ही आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हों, टाउन हाउसेस में रहते हों, कॉन्डोज़ में रहते हों, या फिर इस तरह का इंडिपेंडेंट घर हो। पल्लवी जी, अब हम इस विषय से थोड़ा सा विपरीत आते हुए अगर हम देखें तो मेरे पीछे यहाँ पर इस बहुत बड़े बैकयार्ड में एक स्टोरेज रूम भी है। अमूमन इंडिपेंडेंट हाउसेस के अंदर, घरों के अंदर जब बैकयार्ड अच्छा खासा बड़ा होता है तो एक स्टोरेज रूम लोग रख ही देते हैं, बना देते हैं। क्या ये स्टोरेज रूम उपयुक्त जगह पर है? क्या इसकी भी कोई वास्तु अनुसार कोई प्रॉपर डायरेक्शन होती है क्या? जिस तरह के इनका बैकयार्ड काफ़ी बड़ा और लंबा है जी, खुला खुला सा है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ों को रखी हुई है जी। तो जनरली स्टोरेज एरिया को उन्होंने इस तरह से कॉर्नर में रखा है कि बच्चों को खेलने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए अच्छी स्पेस मिल जाए।
बट इसकी वजह से गलती से इन्होंने इस प्रॉपर्टी के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ये स्टोरेज को रख दिया है और उसकी सिचुएशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर काफ़ी हैवी मटेरियल रखा गया है। तो जानबूझ के या अनजाने में जितनी प्रॉपर्टी के अंदर की चीज़ें आपके हाथ में हो उतने कंट्रोल तो आप प्रॉपर्टी में कर सकते हो जिससे मकान को नुकसान ना हो। और इस प्रॉपर्टी का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रिलेटेड आपके ह्यूमन बीइंग की बॉडी के हिसाब से इंसान के सर का हिस्सा होता है, जहाँ पे वास्तु में मानते हैं कि वास्तु पुरुष का सर है। वास्तु पुरुष ज़मीन के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन हर दिशा आपके शरीर के पार्ट के साथ जुड़ी हुई है और ये आपका नॉर्थ पोल है। तो जैसे आप अपने सर पे भारी सामान रखते हो तो उसके बाद कभी भी आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हो। इसी सिचुएशन मकान के ऑनर की नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा हैवी स्टोरेज और मटेरियल रखने से हो जाता है। अगर इस तरह का सुंदर सा बैकयार्ड हो तो आप कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की चीज़ें ना रखें, उसके बजाय आप किसी भी और दिशा में इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली रख सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह की नेगेटिविटी से मकान के ऑनर को स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। जी, आखिरी सवाल करते हुए पल्लवी जी इस आज के इस विषय को संपन्न करेंगे। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग अपने बैकयार्ड्स के अंदर एक छोटा सा गार्डन बना लेते हैं, जिसके अंदर किचन गार्डन, जिसके अंदर घर में ही कुछ ऐसे फल फ्रूट वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करते हैं और अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। क्या उसकी भी कोई उपयुक्त डायरेक्शन होनी चाहिए? डेफिनेटली, अगर आप किचन गार्डन के बारे में सोचते हो तो वास्तु के अनुसार उसकी बिल्कुल सही दिशा है साउथ ईस्ट कॉर्नर, यानी कि अग्निकोण। ये कोना ऐसा है कि वहाँ पे वास्तु के अंदर बैकयार्ड का किचन गार्डन बहुत ही सही माना जाता है। और फिलहाल हम जिस प्रॉपर्टी में खड़े हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस घर का भी किचन जो गार्डन बना हुआ है उन्होंने वो साउथ ईस्ट में बनाया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही दिशा है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग का हमारा आज का अंक अब हम यहीं संपन्न करते हैं, क्योंकि हम अपने स्टूडियो से बाहर एक ऑन साइट लोकेशन पर हैं। समय के अभाव के कारण हम आपके ईमेल्स और फैक्सेस को अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें आपके ईमेल्स और फैक्सेस और सुझाव का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है vastu@tvasiausa.com और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, vastu@tvasiausa.com और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। अगले अंक में हम इसी लोकेशन पर होंगे। इस अंक में हमने एक्सटर्नल लैंड के बारे में बातचीत करी, फ्रंट लॉन के बारे में, फ्रंट यार्ड के बारे में बात हुई, बैकयार्ड के बारे में बात हुई। अब अगले अंक में हम इस घर के भीतर जाएंगे, पल्लवी जी से जानेंगे मेन डोर से अंदर घुसने के बाद स्टेयर्स की लोकेशन, किचन की लोकेशन, लिविंग रूम की लोकेशन, फैमिली रूम की लोकेशन, इन सब की लोकेशन वास्तु अनुसार सही है या नहीं है। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।